हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गणपत गांव का बहुत जाना माना पंडित था। गांव के लोग उस पर बहुत विश्वास करते थे। उसकी कही हुई किसी भी बात को कभी नहीं टालते थे। एक दिन गांव की एक प्यारी नाम की एक औरत उसके पास आती है। पंडित जी, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। आपके सिवा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता है। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है और मैं किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पंडित जी, मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ। वो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। आप कुछ ऐसा करिए कि वो मेरी सुनने लगे और अपने माँ बाप को मुड़कर ना देखे। लेकिन ये तो गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे पंडित जी, आप भी क्या सही और गलत के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप तो बस अपनी दक्षिणा पर ध्यान दीजिए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं आपको बहुत पैसे दूंगी। गणपत प्यारी की लालच भरी बातों में आ जाता है और प्यारी को उसके पति को काबू में करने का उपाय बता देता है, जिसके बदले में उसे बहुत पैसे मिलते हैं। वो पैसे लेकर पीछे मुड़ता है, सामने अपनी पत्नी लक्ष्मी को खड़ा पाता है। लक्ष्मी, ऐसे भूत बन के क्यों खड़ी हो? हटो रास्ते से। सुनिए जी, आप ये सही नहीं कर रहे। एक पंडित होकर किसी का घर बर्बाद करना, अपनी शिक्षा का गलत प्रयोग करना अच्छी बात नहीं। अपना नाम लक्ष्मी रखने से घर में कोई लक्ष्मी आ नहीं जाती है। उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है और मैं उस औरत का घर बसा रहा हूँ, बिगाड़ नहीं रहा हूँ। आप बिगाड़ ही रहे हैं। आप नहीं जानते वो औरत कितनी तेज है। वो अपने पति को अपने कब्जे में करके एक बूढ़े सास ससुर को घर से बाहर निकालना चाहती है। वो कुछ भी करे, हमें उससे क्या। हमें तो धन से मतलब है। धन चाहिए हमें बस। हे भगवान, कैसा पति दिया है आपने मुझे। जब देखो पैसों के पीछे ही भागता रहता है। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी अपने मायके जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी गांव की चंपा मणिहारन वहां आती है। कहाँ हो दीदी? चूड़ियाँ ले लो, कांच की हरी हरी चूड़ियाँ। दीदी, हरी चूड़ियाँ ले लो, हरी चूड़ियाँ। आज सुबह से बोनी नहीं हुई है, घर में कुछ खाने को भी नहीं है। अच्छा हुआ तुम आ गई, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे पास आने वाली थी। क्यों दीदी, कोई काम था क्या आपको? हाँ, काम था, लेकिन ये बात तुझे सिर्फ अपने तक ही रखनी होगी। बहुत विश्वास करके मैं तुझे ये काम बता रही हूँ। अगर तूने मेरे ये काम कर दिया ना, तो मैं तुझे रोज के 100 रुपए दूंगी। अरे दीदी, ऐसा भी क्या काम है जिसके लिए आप मुझे रोज के 100 रुपए देने के लिए तैयार हो? मैं आज मायके जाने वाली हूँ। मुझे पता लगा है कि मेरे मायके जाते ही मेरे पति बहुत सारा सामान लेकर कहीं चले जाते हैं। मुझे पता करना है कि वो कहाँ जाते हैं। कहीं उनका कोई और चक्कर तो नहीं चल रहा। हाय दीदी, आप अपने ही पति की जासूसी कर रही हो, और अगर कहीं सच में आपके पति का चक्कर चल रहा होगा तो बिना बात के आपका घर टूट जाएगा और इल्जाम मुझ पर लगेगा। ना बाबा ना, ये सब मुझसे नहीं होगा। आप खुद ये काम क्यों नहीं करती? तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। मुझे सब जानते हैं, इसलिए मैं ये काम तुम्हें करने को कह रही हूँ। मुझे अपने पति की सच्चाई जानना जरूरी है। एक बार का हो तो मैं शक ना भी करूं, लेकिन हर बार मेरे जाते ही वो कहाँ जाते हैं, मेरे लिए जानना जरूरी है। इस काम के बदले में 500 नहीं बल्कि 1000 भी देने को तैयार हूँ मैं। ये काम करने में वैसे कोई बुराई तो नहीं है, रोज की कमाई भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मैं ये काम करने को तैयार हूँ। चंपा वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद गणपत हाथों में साड़ी लेकर लक्ष्मी के पास आता है। ये देखो, तुम्हारे लिए कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ लेकर आया हूँ मैं। इसे भी अपने साथ लेके जाना। ठीक है, ले जाऊंगी। मुझे लग रहा है आपको मेरे मायके जाने की बहुत खुशी है, इसलिए नई साड़ियाँ लेकर आए हो। तुम औरतों का कुछ समझ नहीं आता मुझे। अरे तुम्हें तोहफा दो तो तुम ताना देती हो, ना दो तो भी ताना देती हो। रहने दो, मत ले जाओ। नहीं, मैं ले जाऊंगी, आप गुस्सा मत करिए। कुछ देर बाद गणपत लक्ष्मी को लेकर स्टेशन जाता है और उसे ट्रेन में बिठाकर अपने घर लौट आता है। अगले दिन अपना सामान पैक करके घर में ताला लगाकर दूसरे गांव की ओर चला जाता है। दूसरी तरफ चंपा भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे चल देती है। गणपत गांव के चौराहे से रिक्शा लेकर निकल जाता है। उसका पीछा करते हुए चंपा देखती है कि गणपत दूसरे गांव के एक जंगल में जाता है और एक झोपड़ी में घुस जाता है।
और कोई लड़की उसके लिए पानी लेकर आती है। गणपत उसका हाथ पकड़ लेता है। दीदी का शक तो बिल्कुल सही है। इनके पति का तो सच में चक्कर चल रहा है। उनको तो बताना ही पड़ेगा। दीदी, आपको पता है, आपका शक बिल्कुल सही है। आपके पति का चक्कर चल रहा है किसी लड़की के साथ। वह सारा सामान इस लड़की के लिए ही लाते हैं। मैंने उन्हें देते हुए देखा है। मुझे इन्हें रंगे हाथों पकड़ना है। मैं कल ही वापस आ रही हूँ, तब देखती हूँ कि ये क्या कहते हैं। गणपत को लक्ष्मी के आने की खबर मिल जाती है और वो जल्दी से अपने घर वापस आ जाता है। लक्ष्मी जब अपने घर पहुंचती है तो देखती है गणपत मंदिर में बैठा पूजा कर रहा है। आप कब आए? ये तो मुझे पूछना चाहिए तुमसे। तुम तो अपने मायके गई थी ना पूरे महीने के लिए, तो 2 दिन में वापस कैसे आ गई? क्यों, मेरे आने से आपको परेशानी हो गई क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा ही घर है, जब तुम चाहो आ सकती हो। गणपत पूजा में व्यस्त हो जाता है और लक्ष्मी अपने मन में कुछ सोचने लगती है। मैं इनसे सीधे सीधे कुछ पूछ भी नहीं सकती हूँ। ये सच बताएंगे नहीं और झूठ मुझे सुनना नहीं है। लेकिन झूठ कितने दिन तक ही छुपेगा? कभी ना कभी तो सामने आएगा ही। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी को अपनी माँ की तबीयत खराब होने की खबर मिलती है और उसे फिर अपने मायके जाना पड़ता है और वो चंपा को अपने पति पर नजर रखने को कहकर अपने मायके चली जाती है। उसके जाते ही गणपत फिर से ढेर सारा सामान लेकर निकल जाता है और उसी झोपड़ी में पहुंच जाता है। चंपा फिर खिड़की से उन पर नजर रखती है। तभी अचानक उसका पांव फिसल जाता है। किसी के होने की आहट सुनकर गणपत और वो लड़की बाहर आते हैं तो देखते हैं चंपा के साथ लक्ष्मी भी वहीं खड़ी होती है। गणपत को किसी लड़की के साथ देखकर लक्ष्मी गुस्से में कहती है, क्या कमी रह गई थी मुझ में, जिसे पूरा करने के लिए तुम्हें इसके पास आना पड़ा? अब समझ में आया कि आपको मेरे मायके जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती थी, क्योंकि इस लड़की के बिना आपसे रहा जो नहीं जा रहा था। सोच समझ के बोला करो। जैसा तुम सोच रही हो ना, वैसा कुछ नहीं है। तुम पहले अपने आप को देखो। पति की जासूसी करते हुए शर्म तो आई नहीं तुम्हें? जासूसी की तभी तो सच सामने आया। आप रहिए इसी लड़की के साथ, मैं जा रही हूँ। तुम पहले मेरी बात सुनो। ये जो लड़की है ना, ये मेरी बहन है और मैं इस झोपड़ी में किससे मिलने आता हूँ, चलो देख लो खुद ही। लक्ष्मी झोपड़ी में जाती है और देखती है कि एक अंधी बुढ़िया अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। ये सब देखने पर गणपत उसे सच बताता है कि वो बुढ़िया कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है और वो लड़की उसकी बहन। ये आप क्या बोल रहे हो? आपकी माँ तो गांव में है। हाँ हाँ, वो मेरी माँ है, लेकिन जन्म देने वाली माँ नहीं। जन्म देने वाली माँ ये है मेरी। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम जाके माँ से पूछ सकती हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझ पे शक करोगी। आप मुझे ये पहले बता सकते थे। कैसे बताता ये सच? मुझे ये डर था कहीं तुम मुझे गलत ना समझो, तुम्हें तकलीफ ना हो। इसलिए जब तुम मायके जाती थी तो मैं इन लोगों से मिलने आता था, लेकिन तुमने मुझ पे शक किया। इसका बहुत दुख हुआ मुझे। सच्चाई जानने पर लक्ष्मी को बहुत बुरा लगता है कि उसने अपने पति पर शक किया और वो अपने पति से उसकी जासूसी करने के लिए उससे माफी मांगती है और उस दिन के बाद से उस पर शक करना छोड़ देती है और प्यार से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। पंडित चतुरेश्वर अपना झोला लिए और कुछ बड़बड़ाते हुए गांव की गलियों से गुजर रहे थे। तभी किसान मंगल अचानक उसे प्रणाम करते हुए उसके सामने आ जाता है। पंडित जी प्रणाम, कैसे हो आप? अब तक तो ठीक था, लेकिन अचानक से तू मेरे सामने आ गया। अब ऐसा लगता है कुछ ठीक नहीं होगा। अच्छा मजाक कर लेते हो पंडित जी आप। वैसे मैं कह रहा था कि जरा मेरी कुंडली एक बार आप देख लेते तो अच्छा होता। उम्र बढ़ी जा रही है, इसलिए मेरी अम्मा को भी मेरी शादी की चिंता होने लगी है। हाँ हाँ, समय मिलेगा तो देख लूंगा। अभी जाने दे मुझे, दूसरे गांव जाके एक विवाह संपन्न करवाना है मुझे। जी पंडित जी, लेकिन मेरी बात भी याद रखिएगा। पंडित चतुरेश्वर मंगल की बात को अनसुना कर आगे बढ़ जाता है। शाम होती है जब वो घर पहुंचता है तो अपने साथ ढेर सारा सामान लेकर आता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी माधवी कहती है, अजी, आप विवाह संपन्न करवाने गए थे या कहीं खरीदारी करने? ये सब क्या है? अच्छा ये सब? अरे ये सब तो तुम्हारे पति को दक्षिणा में प्राप्त हुआ भाग्यवान। ये फल, ये मेवे, ये सब मुझे लड़के के परिवार वालों ने दक्षिणा में दिया है। और पता है, साथ में 11,000 रुपए भी दिए हैं। इतनी ज्यादा दक्षिणा? पैसों तक तो ठीक है, लेकिन इन सब सामान के लिए आप मना नहीं कर सकते थे। मना कर देता? अरे भला एक पंडित
दक्षिणा के लिए मना कैसे कर सकता है। और तो और मैं इस गांव के आसपास का इकलौता हूँ पंडित। मानती हूँ, लेकिन शादी संपन्न करवाने की दक्षिणा इतनी भी नहीं लेनी चाहिए आपको। भगवान की कृपा से हमारे पास किस चीज की कमी है। अब तुम मुझे महात्माओं की तरह प्रवचन देना बंद करो और बिस्तर लगाओ मेरा। मंत्र बोल बोल कर मेरा मुंह दुख गया और तुम यहाँ बहस कर रही हो मुझसे। नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बहस। चतुरेश्वर अपने कमरे की तरफ चला जाता है और माधवी उन सभी सामान की ओर देखने लगती है। पंडित चतुरेश्वर आसपास के गांव में एक अकेला विद्वान पंडित था, इसलिए गांव वालों को कोई भी पूजा पाठ या धार्मिक कार्य करना होता था तो वो पंडित चतुरेश्वर के पास ही आते थे, जिसके कारण पंडित जी को भारी दक्षिणा भी मिला करती थी, जो कि उसकी पत्नी माधवी को बहुत खटकता था। बात एक रोज की है। गांव की एक बूढ़ी औरत चतुरेश्वर के घर आती है। माधवी, चतुरेश्वर घर पर है क्या? नहीं काकी, वो तो रायचंद के यहाँ सत्यनारायण की कथा करवाने गए हैं। कुछ काम था क्या आपको उनसे? हाँ माधवी, पोते का 5वां जन्मदिन है अगले हफ्ते, तो मैंने घर पर शांति पूजा रखने की सोची। उसी के लिए चतुरेश्वर को कहना था थोड़ा समय निकाल के पूजा कर दे। हाँ हाँ काकी, क्यों नहीं। वो जैसे ही आएंगे ना, मैं उनसे बात कह दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं चलती हूँ बेटी। अरे अरे काकी, मेरे घर आए हो, चाय पीकर तो जाओ। बैठो, मैं अभी गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटी, कैसी बात कर रही है तू? तू तो जानती है कि मैं बहुत गरीब हूँ और तू ठहरी पंडिताइन। मेरे साथ चाय पीना तुझे शोभा नहीं देता। अरे काकी, कैसी बात करती हो आप? मुझे बेटी भी कहती हो और चाय पीने से मना भी कर रही हो। भले ही मैं पंडिताइन हूँ, लेकिन आप मुझसे बड़ी हैं, इसलिए आपका स्वागत सत्कार करना मेरा फर्ज है। माधवी की ये बात सुनकर बूढ़ी औरत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कुछ देर में वो माधवी के साथ बैठकर चाय पीती है। शाम को जब माधवी खाना बना रही होती है, तभी चतुरेश्वर घर आता है। थोड़ी देर में उसे खाना परोसते हुए माधवी बूढ़ी औरत के घर पूजा की बात बताती है। अगले हफ्ते करना है क्या? ठीक है करवा दूंगा, लेकिन हाँ, पूजा के लिए कह देना उन्हें दक्षिणा चाहिए मुझे। इंतजाम कर ले पहले ही। ये आप क्या कह रहे हैं? काकी की आर्थिक स्थिति आपसे छुपी तो है नहीं। वो कितनी गरीब हैं, ये बात तो आप भी जानते हैं। तो आप उनसे दक्षिणा की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? ये क्या बात हुई भला? बिना दक्षिणा के पूजा कौन करवाता है? अगर वो इतने ही गरीब है तो पूजा क्यों करवा रहे हैं? देखिए, आपको हर पूजा या धार्मिक कार्य करने के लिए दक्षिणा तो मिलती ही है। अगर आप काकी के घर बिना दक्षिणा लिए पूजा करवा देंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? इतना खाली समय नहीं है मेरे पास जो मैं मुफ्त में जाऊं और पूजा करवा दूं। समझी तुम? मुझे ना भोजन करने दो चुपचाप से। चतुरेश्वर का ये व्यवहार देखकर माधवी को बहुत बुरा लगता है। अब उस बूढ़ी औरत के घर पूजा भी नहीं हो पाती, जिसके कारण वो घर के बाहर उदास बैठी होती है। तभी वहां से गुजर रहा मंगल उसके पास आता है। अरे काकी, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? कोई दिक्कत है क्या? क्या बताऊं मंगलू बेटा, घर में एक शांति पूजा करवानी थी, लेकिन वो चतुरेश्वर पंडित कहता है दक्षिणा में 5 किलो अनाज और 2000 रुपए लेगा। अब मैं गरीब भला इतने पैसे कहाँ से लाऊं? हे भगवान, पूजा करवाने के लिए भला इतनी बड़ी दक्षिणा कौन मांग सकता है? काकी, मुझे लगता है पंडित को अब पैसों का लालच हो गया है। कुछ समय पहले मैंने उसे अपनी कुंडली देखने को कहा था, तो उसने पता नहीं क्या दोष बता दिए, जिसे दूर करने के लिए ब्राह्मणों को दान देने का उपाय बताया। अब भला मैं गरीब किसान क्या उधार लेकर ब्राह्मणों को दान करूं? अब क्या कर सकते हैं मंगलू बेटा, गांव में कोई और दूसरा पंडित भी तो नहीं है जो कम दक्षिणा ले ले। गांव के पंडित का ऐसा लोभी व्यवहार देखकर गांव के लोगों को चतुरेश्वर से घृणा होने लगती है। एक रोज माधवी मंदिर में पूजा और गरीबों में फल दान करने जा रही होती है। तभी वहां पूजा करने आई गांव की एक औरत उसे गरीबों को दान करते हुए देखकर कहती है, वाह वाह वाह, क्या देख रही हूँ पुजारी जी। पंडित पूजा पाठ के नाम पर भारी भारी दक्षिणा से अपना घर भर रहा है, तो उसी दक्षिणा के सामान से पंडिताइन गरीबों में दान कर रही है। ये कैसी बात कर रही हो तुम? क्या हुआ,
सच बोल दिया तो मिर्ची लग गई पंडिताइन। अरे एक पंडित को पैसे का इतना भी लोभी नहीं होना चाहिए। उस औरत के ताने सुनकर मंदिर में खड़े सभी लोग माधवी को घूरने लगते हैं और वो सभी के सामने शर्मिंदा हो जाती है और मंदिर से गुस्से से घर चली जाती है। तो देखती है कि घर पर पंडित चतुरेश्वर पैसे गिन रहा होता है। तभी माधवी गुस्से से उन पैसों को छीन लेती है। अरे अब तुम्हें क्या हो गया भाग्यवान? आप इन पैसों को गिनने में लगे हैं और गांव के लोग आपकी पीठ के पीछे आपकी कितनी बुराई करते हैं, इस बात से परिचित हैं आप? मेरी बुराई भला कौन करेगा इस गांव में? इस गांव का पंडित हूँ मैं। लेकिन गांव के लोग आपको लोभी पंडित कहते हैं, जिससे ये तो पता चलता है कि वो आपका सम्मान तो नहीं करते। इसलिए अभी भी कहती हूँ, सुधर जाइए। सुधर जाऊं? अरे मैं खुद पंडित हूँ, मैं लोगों को सुधारता हूँ, उन्हें सही गलत का फर्क बताता हूँ, और तुम कह रही हो मैं भटक गया? पंडित चतुरेश्वर माधवी के हाथ से पैसे छीनकर वहां से चला जाता है। अब समय बीतता है। पंडित के इस व्यवहार के बारे में गांव के सरपंच तक खबर पहुंच जाती है। तो एक रोज सरपंच जी पंडित जी को काम से घर बुला लेते हैं। नमस्कार पंडित जी, कैसे हैं आप? भगवान की दया से सब कुशल मंगल है। आप बताइए सरपंच जी, कैसे याद किया मुझे? आपको याद किया तो कोई धार्मिक काम ही होगा ना। घर में रामायण का पाठ करवाना है और घर की सुख शांति के लिए हवन भी करवाना है। ठीक है सरपंच जी, आपको सामग्री का पर्चा भिजवा दूंगा, बाकी आप तैयारियां शुरू कर देना। ठीक है पंडित जी, अब आप अपनी दक्षिणा भी बता दीजिए। और आपसे क्या कहना, 51,000 रुपये दे दीजिएगा और 2-4 बोरी अनाज दे दीजिएगा और जो मन करे श्रद्धा हो वो दे दीजिएगा। इतनी दक्षिणा कुछ ज्यादा नहीं है पंडित जी? आप इस गांव के सरपंच हैं, आपके लिए क्या ज्यादा क्या कम। अच्छा चलता हूँ मैं, मुझे कहीं और भी जाना है। पंडित चतुरेश्वर वहां से चला जाता है। सरपंच भी समझ जाता है कि पंडित को सबक सिखाने की जरूरत है। कुछ दिनों बाद पंडित चतुरेश्वर सरपंच के घर पहुंचता है तो देखता है कि वहां गांव के सभी लोग मौजूद होते हैं, साथ ही कोई दूसरा पंडित भी होता है। सरपंच जी, ये पंडित कौन है? ये है पंडित ब्रिजमोहन, बड़ी दूर से आए हैं खास पाठ करवाने के लिए। लेकिन ये कार्य तो मैं करवाने वाला था, तो आप इसे कैसे ला सकते हैं? हाँ, लेकिन आपकी दक्षिणा सुनकर तो मैं हैरान था, इसलिए मैंने दूसरे पंडित को बुलाया, क्योंकि कोई भी पंडित मुंह खोलकर आपकी तरह दक्षिणा नहीं मांगता। बिल्कुल सही कहा सरपंच जी। अरे आपने तो धार्मिक कार्य पूजा पाठ को जैसे व्यापार ही बना लिया है, और एक पंडित को व्यापार शोभा नहीं देता। इसलिए पंडित जी पहले अपना लोभ त्याग दीजिए, फिर धार्मिक कार्य करवाइए, आपकी पंडिताई धरी की धरी रह जाएगी। सरपंच और गांव वालों की बातें सुनकर पंडित चतुरेश्वर को एहसास होता है कि पैसों के लोभ में वो अपना असली कर्तव्य तो भूल ही गया था, जिसके बाद से अब पंडित चतुरेश्वर दक्षिणा मांगना ही बंद कर देता है और लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से उसे जो देना होता है दे देते हैं। सोनपुर गांव में कैलाश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करता था। कैलाश बहुत मेहनती और समझदार भी था, जिस वजह से गांव वाले कैलाश की बहुत इज्जत करते। वहीं दूसरी तरफ कैलाश के घर के ठीक सामने उनका पड़ोसी मटरू रहा करता। जी सुनिए, मुझे आपसे बहुत समय से एक बात कहनी थी, लेकिन मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा था और मैं उस बात को फिर भूल भी जाया करती थी। हाँ कहो, क्या बात है? तुम किस बात से परेशान हो? नहीं, मैं परेशान तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कई दिन अपने सामने वाले मटरू को सुबह सुबह घर लौटते देखा है और मैं उसे रात में ही घर से निकलते हुए भी देखती हूँ। अरे गीता, तुम उस पर ध्यान मत दो। वो शहर में काम करता है तो रात में जाता है और सुबह होते होते घर लौट आता है। जी मुझे तो लगा ना जाने ये रोज सुबह सुबह कहाँ से आता है। तुम भी ना। वैसे वो मटरू की शक्ल भी थोड़ी डरावनी है, उसे कोई देख ले तो सोचे कहाँ से ये सुबह सुबह तंत्र विद्या सीख कर आ रहा है। मटरू पूरे दिन सोता और रात को अपना झोला लिए जंगल की तरफ से होता हुआ शहर को निकल जाया करता। एक रोज गांव में सरपंच जी के घर चोरी हो जाती है। अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। न जाने कौन अभागा मेरे गोदाम से अनाज की बोरियां ले गया। मालकिन, ये तो सच में गंभीर समस्या का विषय है। यहाँ से 1-2 बोरियां नहीं बल्कि 10 से ज्यादा अनाज की बोरियां चोरी हुई हैं।
एक बार बस पता चल जाए कि मेरे गोदाम से अनाज की बोरियां कौन ले गया है, उसके दोनों हाथ कटवाकर अपने दरवाजे पर लगवाऊंगी। अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अब मैं सरपंच जी को क्या मुंह दिखाऊंगी। गांव के लोगों में दहशत का माहौल बन जाता है कि आखिर जब गांव के सरपंच के घर में चोरी हो सकती है तो गांव के लोगों का क्या। चोर तो उनका सामान भी चुरा ले जाएंगे। कैलाश, गांव में आज तक मैंने इतनी बड़ी चोरी नहीं देखी, वो भी गांव के सरपंच के घर। हाँ काकी, गांव में सरपंच जी के घर चोरी मायने रखती है, लेकिन हो तो ये भी सकता है ना कि चोरी उनके किसी खास ने की हो। बेटा, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन कह नहीं सकते। अब हमें भी चौकन्ना रहना होगा। हाँ काकी, ये तो ठीक कह रही हो तुम। चलो चलता हूँ, मुझे खेत भी जाना है। कैलाश जैसे ही अपने घर की तरफ जाता है तो वहाँ मटरू को अपने घर के बाहर झाड़ू लगाते हुए देखता है। अरे मटरू, क्या बात है, आज तो तेरे दर्शन हो ही गए। मुझे तो तू पूरे 3 महीनों से नजर नहीं आया है। अरे कैलाश भैया, कैसन हो? हमारी तो नौकरी चली गई, अब क्या करे समझ में नहीं आ रहा। ये सोच रहे हैं कि कुछ दिन आराम कर लेते हैं, उसके बाद जाके नौकरी ढूंढेंगे। अरे मटरू, सुनकर बुरा लगा। चल कोई नहीं, अब शहर ना जाकर गांव में ही कोई काम ढूंढ ले। हाँ भैया, सोच तो हम भी यही रहे हैं। वैसे हमें लायक कोनो काम हो तो हमको जरूर बताइएगा। अब सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अब सरपंच जी के यहाँ चोरी होने के अगले ही दिन फिर से गांव में चोरी होती है। अरे कैलाश भैया, क्या बात हो गई? यहाँ पे इतना भीड़ काहे है? कोनो हादसा वासा हुआ है का? अरे नहीं नहीं मटरू, गांव में कोई हादसा तो नहीं हुआ है, लेकिन लगातार चोरियां हो रही हैं, इसलिए हमें चौकन्ना रहना होगा। अरे बाप रे, ये का बोलत हो भैया? अपने सोनपुर गांव में चोरी हुई? अरे मटरू, बड़े ही दिनों बाद दिखा है। लगता है अब शहर आना जाना नहीं कर रहा क्या? अरे काकी, कैसन बात कर रही हो? शहर तो तब जाएंगे ना जब कोनो काम होगा। अरे हमारा तो काम चला गया ना, अरे मतलब छूट गया। इधर गांव में चोरियों से गांव के लोग काफी डरे हुए थे और परेशान थे, लेकिन कैलाश को मटरू पर शक हो रहा था, क्योंकि जब से गांव में चोरियां होने लगी तब से मटरू गांव से बाहर जाना बंद कर चुका था और ये कैलाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे मटरू पर नजर रखनी होगी, क्योंकि उसमें आए अचानक बदलाव के कारण मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो वो किसी से ठीक से बात भी नहीं करता था, लेकिन हो सकता है उसकी नौकरी चली गई हो तो उसमें विनम्रता आ गई हो। लेकिन ये तो कह रहा था इसकी नौकरी चली गई है, तो ये जा कहाँ रहा है? लगता है फिर से कहीं काम मिल गया होगा। कैलाश तो अपने घर की रखवाली कर रहा होता है, इसीलिए वो मटरू पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अब की बार मटरू के घर चोरी हो जाती है। मटरू सुबह सुबह ही अपने घर के बाहर बैठकर रो रहा होता है। अरे मटरू भैया, क्या सब ले गए आपके घर से चोर? वैसे तो आपके घर में कुछ ऐसा है ही नहीं कि चोर आकर चोरी कर जाए। अरे गीता भाभी, क्या बताएं आपको, हमारे पास तो कुछ था नहीं, लेकिन हमारी माँ के गहने वो चोर चुरा के लेके चले गए, जो हमारी माँ ने हमारी होने वाली पत्नी के लिए दिया था। चोर ने तो वो भी नहीं छोड़ा, हमारी तो लुटिया डूब गई। मटरू, एक तुम ही चोर से परेशान नहीं हो, पूरा गांव रात में जाग जाग कर पहरा देता है, लेकिन चोर तो इतना शातिर है कि किसी के हाथ ही नहीं आ रहा। रात में ही कैलाश हमको बाहर जाते हुए देख लिया था, वरना हम अपने घर में चोरी करने का नाटक थोड़ी करते। पूरे गांव में चोरी करते हैं और अपने घर में चोरी का नाटक नहीं कर सकते, ऐसे कैसे हो सकता है? असल में गांव में जो भी चोरी हो रही थी उसमें मटरू का ही हाथ था। अब देर रात फिर से कैलाश गांव में चल रहे चोरी की वजह से जगकर पहरेदारी कर रहा था। तभी वो देखता है कि कुंती काकी के घर की तरफ मुंह पर कपड़ा बांधे एक आदमी गया है। कहीं यही चोर तो नहीं है वो? कहीं क्या यही है वो चोर? भला इतनी रात को कुंती काकी के घर में उनके समधी जी थोड़ी आएंगे। बेटा, मुझ बुढ़िया के घर में क्या ही मिलेगा तुझे? मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। चुप कर और बता, कहाँ रखे तूने पैसे और गहने? आज ही तूने अनाज और सब्जियां बेचकर अच्छे पैसे कमाए हैं, चल जल्दी निकाल।
बेटा, वो पैसे मैंने अपने बच्चों के लिए जमा कर रखे हैं, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। अब कैलाश पीछे से जाकर उस चोर को पकड़ लेता है और उसकी अच्छे से धुलाई करता है। इधर कुंती काकी गांव वालों को इकट्ठा कर चुकी थी और जब उस चोर के चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है तो सामने कोई और नहीं बल्कि मटरू होता है। मटरू, तूने मुझे माँ समान बुढ़िया पर चाकू रखा, मेरे घर में चोरी करने आया। अब खुद सच बताएगा या गांव वालों को बुलाऊं? मार खा के बताएगा क्या सच? नहीं भैया, हमका मत मारो। ये सब तो गांव के लोगन से बदला लेने के लिए किया था। अरे अभागा, कौन सा बदला? कौन सा गांव वाले ने तुम्हें सूली पर चढ़ाने की बात कही थी, जो तू गांव में चोरी करके लोगों से बदला ले रहा है? आज से 6 महीने पहले ये सब लोग हमको बेरोजगार कहते थे चोर की शकल का है तू, तेरे को काम कौन देगा? लेकिन हमने हार नहीं मानी, हम शहर गए, काम पकड़ा, लेकिन वहां भी लोग हमारा मजाक बनाने लगे, कहने लगे कि शकल देखो भोंदू सी है। तब हमने ठान लिया कि हम अब दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, और आज भी हम पकड़े नहीं जाते। वो तो कैलाश भैया ने हमको देख लिया। मटरू, तुम इतनी सी बात की वजह से गलत रास्ते पर गए। तुम इससे सीख लेकर अच्छे रास्ते पे भी चल सकते थे ना। हाँ, आप ठीक कह रहे हो कैलाश भैया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करते, हम बदले में अंधे हो चुके थे। हमको बदला लेना था और सबको परेशान करना था। हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। और सरपंच जी के यहाँ चोरी भी तुमने की थी ना? नहीं, वो चोरी हम नहीं किए, वो चोरी तो सरपंच जी के साले ने की थी। हमने अपनी आंखों से देखा था उसे गोदाम से अनाज ले जाते हुए। मटरू के काफी माफी मांगने पर गांव वाले तो मटरू को माफ कर देते हैं, लेकिन जब सरपंच को मटरू उनके गोदाम में चोरी करने वाले का नाम बताता है तो सरपंच जी मटरू से खुश होकर उसे काम पर रख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।